नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं यहाँ पर आरबीएसई की क्लास 9th की बुक शुरू करूँगा, जिसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा बुक का नाम है। और इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति, जिसमें नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति, एरिनपुरा में और आहुआ में क्रांति, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, कोटा में क्रांति, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, सलूम्बर और कोठारिया का योगदान, 1857 की क्रांति की सफलता के कारण, 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम। बेसिकली ये सब टाइटल हैं। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, 1857 की क्रांति। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बुक ये बेस्ड है पूरी मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पे। तो पहला चैप्टर है इसमें 1857 की क्रांति, मुग़ल साम्राज्य के पतन। तो दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य का पतन माना जाता है औरंगजेब की पतन के साथ में ही 1707 के बाद। देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह जो औरंगजेब के बाद आए थे मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। किसने किया था? 1711 में मराठों ने जब अटैक किया तो उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने, उस समय जयपुर में जय सिंह शासक था और मुगल शासक मोहम्मद शाह था, उससे विचार विमर्श किया मराठों के अटैक के बारे में। 1724 में के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई, क्योंकि राजस्थान में उत्तराधिकारी युद्ध होने लग गए थे, जिसके चलते मराठों की सीमाएं राजस्थान से लगती थी, क्योंकि मालवा और गुजरात क्षेत्र में मराठों का अधिकार हो गया था। 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इस बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में पहली बार मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका दिया बुद्ध सिंह ने। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे, क्योंकि बेसिकली मराठा एक लुटेरा जाति थी। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह, जो मालवा का सूबेदार था, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगना मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कब हुए? जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में
हुरडा नामक जगह पर एक सम्मेलन में एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय हुआ। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों ने आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह को आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार और जोत का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुरासहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दोस्तों यहाँ पे पूछ लेगा आपसे, दुरासहाय की अपमानजनक संधि किसको करनी पड़ी थी? तो ये 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासहाय की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण प्रगनों में चौथ वसूलना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति ऑलरेडी कमज़ोर थी। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सका। 1795 में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाया। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहा। तो देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। 1803 में मेवाड़ के शासक, मेवाड़ बेसिकली चित्तौड़, उदयपुर वाला एरिया को बोलते थे, ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहा और इसका मकसद था बेसिकली मराठों को कंट्रोल करना। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की व्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने बाड़ौत सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कहानी के रूप में ये सब घटनाक्रम याद रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और रही बात जो सन दे रखा है इनको याद करने का, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, रटना नहीं है चीज़ों को। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। सर्वप्रथम किसने की? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए, क्योंकि अब अंग्रेजों को भी ऐसा लगने लग गया था कि उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा, मुगल भी विश्वासघात कर रहे हैं, मराठों का कोई विश्वास है नहीं, उनसे लड़ाई चल रही थी। और साथ में कर्नाटक वार भी हो रहा था, उधर मैसूर वार भी हो रहा था और मराठों से चल ही रहा था, मुगलों से भी चल रहा था। अब धीरे धीरे अंग्रेज अपनी ज़मीन तलाशने के लिए राजपूतों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित लांसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया।
सिंधिया एक मराठों का ही एक ग्रुप था। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता और से मुक्ति का स्वर्णाक्षर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों से तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, खिराज एक कर था, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। ये जो सिंधियाओं के साथ संधि हुई थी उनको हराने के बाद तो ये सब तय हुआ था। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेंटन ने के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। दोस्तों 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर कौन था उस टाइम? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1857 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तैयार बैठे थे और मराठों के धीरे धीरे कुछ अलग अलग टुकड़े हो गए थे, जिनमें सिंधिया, होलकर और ये 3 टोटल 4 लोग थे। सिंधिया, होलकर और मराठे तो थे ही, इसके साथ 2 और थे। पिंडारी एक अलग ही ग्रुप था। तो इन सब के साथ ये संधि कर, क्योंकि राजपूत इनके अंडर में थे तो पहले इनसे संधि करके और इनसे भी, राजपूतों से भी संधि हो गई। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में सत्ता प्राप्ति तक अशून्य बने रहा। यहाँ पर इस इंडेक्स में दे रखा है राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। तो दोस्तों कोटा का था राम सिंह, जोधपुर का था तख्त सिंह, भरतपुर का था जसवंत सिंह, उदयपुर का था स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत का था राम सिंह द्वितीय, सिरोही का था शिव सिंह, धौलपुर का था भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का था मदन पाल, टोंक का था नवाब वजीउद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत का उदय सिंह। और दोस्तों 19वीं शताब्दी के आरंभ में 20 रियासतें थी, इनमें 17 राजपूत। 19वीं शताब्दी के आरंभ में 20 रियासतें थी, जिनमें 17 राजपूत थे, 2 जाट थे और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया, जो ऊपर दे रखे थे इंडेक्स में। ये सभी रियासतों के शासक, इसमें कोटा, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, सिरोही, धौलपुर, बीकानेर, करौली, टोंक, बूंदी, अलवर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सभी रियासतें शामिल थी। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। इनसे संधि करके 4 नंबर था, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर 5वां था, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। 6 नंबर था, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकें अपने राज्यों में समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। 7वां था, अंग्रेजों की वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो दोस्तों ये सभी सातों की सातों जो संधि की शर्तें थी वो आपको लगभग अंग्रेजों के
पक्ष में थी। तो यहीं से ही गुलामी की जंजीरें शुरू होती है राजस्थान में। बेसिकली 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान में स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य, ये याद रखने की चीज़ है, 1817 से 1823 तक के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक शून्य रहा। फिर है किराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले किराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। स्वतंत्रता किस लिए खोनी पड़ी? क्योंकि ये आप सातों संधियाँ पढ़ोगे तो इसमें आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर लगभग ये सातों की सातों शर्तें अंग्रेजों के पक्ष में थी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से किराज देने से राजस्थान के राज्यों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। शासनकारी और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाही बन गए। कंपनी द्वारा किराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, जो जयपुर के पास स्थित है, और मेवाड़ में अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिसका खर्च भी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। बाहरी किराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। दोस्तों, अगला है राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों में शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले जब उनसे नगद रुपये वसूल करने का निश्चय किया गया, जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहतदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सामंतों के ये विशेषाधिकार थे, यहाँ जैसे लिख रखा है, यहाँ से लेके, और ये देखें ना, जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहतदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इन विशेषाधिकारों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रह गए। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कप्तान ब्लेक की हत्या किसने की और क्यों की? क्योंकि जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो जयपुर के स्थानीय लोग थे, क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराणा किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम शाह को दावे का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। तो देखो धीरे धीरे यही होने लगा कि संधि तो हो गई 1817-18 में, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज आंतरिक मामलों में, रियासतों के आंतरिक मामलों में इतना हस्तक्षेप करने लगे कि सामंतों की शक्ति तो उन्होंने ऑलरेडी कमज़ोर कर दी, अपने ऊपर पड़ा। इसके साथ साथ आंतरिक मामलों में अब उत्तराधिकार
के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे और अपने मनपसंद व्यक्ति को गद्दी पर बिठा करके धीरे धीरे शासन अपने हाथ में लेना चाहते थे। इस कारण विरोध के स्वर उठने लगे, जिसमें जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश विरोध की घोर विरोधी थे और बाकी अपने कोटा का भी पड़ा, अलवर भरतपुर रियासतों का भी पड़ा। तो ये धीरे धीरे नाराज़ होने लगे, जयपुर का भी। इनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, तो ये सवाल मिलान के लिए आ सकता है, याद करने लायक है। कोटा रियासत में था मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में था मेक मेशन, भरतपुर रियासत में था मॉरिसन, जयपुर रियासत में था एडन और उदयपुर रियासत में था सावर्स और सिरोही रियासत में था जेडी हॉल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कोटा में था मेजर बर्टन, जोधपुर में था मेक मेशन, भरतपुर में था मॉरिसन, जयपुर रियासत में था एडन, उदयपुर रियासत में था सोवर्स और सिरोही रियासत में था जेडी हॉल। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आपको राजस्थान का पॉलिटिकल मैप पूरा दिमाग में होना चाहिए और कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है और कौन से की किसकी सीमा लगती है, तो ये हल्का सा आपको ध्यान होना चाहिए। आगे अपन इस पर भी अगर आएगा तो ज़रूर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा एक स्लाइड्स में अलग से आपको राजस्थान का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप दिखा दूँगा। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठे। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। अब धीरे धीरे राजनीतिक आधिपत्य तो स्थापित कर लिया, अब ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करना चाहते थे। सांस्कृतिक विजय में उन्होंने क्या किया, यहाँ की संस्कृति में क्या क्या था, परंपराएं, रीति रिवाज, कुरीतियाँ, उन पर कानून बनाने चालू किए और उन कुरीतियों को समाप्त करने की और कदम बढ़ाने लगे। जैसे कुरीतियाँ क्या क्या थी, कन्या का वध कर दिया जाता था बचपन में ही, छोटी पैदा होते ही, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी आदि। इस दिशा में उठाए गए कदम से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। उल्टा इन गतिविधियों ने भी राजस्थान की जनता के मन में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों में प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। दोस्तों ये बड़ी इम्पोर्टेंट पेरा है पूरा। 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों में प्रशासन में तो अवांछित हस्तक्षेप किया ही था, आर्थिक संसाधनों पर भी आधिपत्य करने लगे। अंग्रेजों द्वारा वसूल की गई वार्षिक खिराज की राशि उससे भी परेशान थे। सामंतों के विशेषाधिकारों का कुठाराघात अपने ऊपर पड़ा ही है। राजस्थान में सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप और सांस्कृतिक अभी अपन ने पढ़ाई है। सर्वत्र असंतोष को जन्म हुआ, फलस्वरूप राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संगठित गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं को मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें उन्हें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे और उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। जिसमें अपन जोधपुर का, भरतपुर और अलवर का पढ़ा, और इसके अलावा बूंदी के उत्तराधिकार को लेकर के जो विरोध हुआ वो पढ़ा। ये इन सब की प्रशंसा करने लगे कवि। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गांगाजी, महाकवि सूर्यवर्मन मिश्रण के नाम उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गांगजी, महाकवि सूर्यवर्मन मिश्रण। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं।
ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स में भी अपन नोट कर सकते हैं। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। जो पहली छावनी थी नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों के लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30% अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें उनका कठोरतापूर्ण दमन करें। दोस्तों 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम बिगुल यूपी के उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में आवाज़ उठाई गई और वहाँ से गुप्त तरीके से सूचना भेज दी गई थी और अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में क्रांति का ये पहला बिगुल था। जो राजस्थान की ये अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी, इनमें भी ये संदेश भेज दिया गया था और यहाँ क्रांति की बिगुल बजने वाला ही था। उससे पहले अंग्रेजों को भनक लग गई थी, तो उन्होंने यहाँ के जो देशी रियासतों के शासक थे उनको आगाह कर दिया कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें। अब राजस्थान में क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। इसके निम्न कारण रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है और तोपें भी उसके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उन्होंने विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरा, उन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेहवाक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। उन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह को संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। चौथे नंबर है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट घटना है। 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यू पारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर पास में ही जगह ब्यावर में शरण ली और चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हो गए। दोस्तों ये पूरी घटना 28 मई 1857 से 18 जून 1857 के बीच की है, जिसमें इन्होंने 4 अंग्रेज अधिकारियों को मारा और फिर ये दिल्ली पहुंच गए। दोस्तों नीमच में क्रांति अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नीमच, एरिनपुरा और आहुआ में क्रांति और मेवाड़ में क्रांति की गूंज, फिर कोटा में क्रांति और आगे अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, फिर सेलुम्बर और कोठारिया का योगदान
और राजस्थान की क्रांति की असफलता के कारण, राजस्थान की असफलता के परिणाम, ये पढ़ेंगे। जिसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपका कोई सुझाव तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके साथ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।